हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। सो आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम कर रहे हैं जून 2019 के क्वेश्चन पेपर के जो है क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। क्लास थर्ड आज हम कर रहे हैं। क्लास टू क्लास वन जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है। कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कवर करी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोज़ के देख लीजिएगा। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डील ग्रुप मॉडल इज एप्लीकेबल इन, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज इम्प्लांटेशन, थर्ड इज ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ इज एपिटैक्सी। सो सी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक मॉडल है जिसका नाम है डील ग्रुप मॉडल, उसको हम कौन से मेथड में अप्लाई करते हैं। डिफ्यूजन में कर रहे हैं, इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में कर रहे हैं, या फिर हम एपिटैक्सी में हम इसको यूज़ ले रहे हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो मेथड्स हैं हम आईसी जो हमारे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसको फैब्रिकेट करने में हमें ये इन सब जो मेथड्स हैं इन सब प्रोसेस का हम यूज़ में लेते हैं। ओके, सो जो डील ग्रुप मॉडल है ना, वो क्या करता है कि एक ऑक्साइड लेयर जो है हमारी, दैट इज़ SiO2 जो लेयर है हमारी, उसकी ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है। और डील ग्रुप मॉडल जो है वो उसकी ग्रोथ को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल, कि कितना जो मतलब ग्रोथ हुआ है हमारी ऑक्साइड लेयर में, हमारे जो मटेरियल के सरफेस पे हमारी जो ऑक्साइड लेयर है उसका कितना ग्रोथ हुआ है वो हमें डील ग्रुप मॉडल बताता है। ओके, सो जो डील ग्रुप मॉडल है वो प्रिडिक्ट और इंटरप्रेट करता है थर्मल ऑक्सीडेशन को सेमीकंडक्टर डिवाइस में। ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि ऑक्साइड लेयर की ग्रोथ को बताता है। इसका क्या मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन में हम इसको यूज़ में लेते हैं। ओके, सो दैट इज ऑक्सीडेशन में हम यूज़ लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए साइनोसॉइडल वोल्टेज इज मेजर्ड बाय CRO, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स इज 8 सेंटीमीटर। इफ द स्केल ऑफ CRO इज सेट एट 5 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर, देन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी। सो सी क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि एक साइनोसॉइडल जो वोल्टेज है हम CRO के द्वारा उसको मेजर कर रहे हैं। तो CRO में पता है क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, इससे हम वेवफॉर्म को डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो उसमें हमें एक वर्टिकल डिस्टेंस गिवन है पॉजिटिव और नेगेटिव पिक्स के बीच में, तो वो कितने गिवन है हमें, 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो स्केल ऑफ CRO उसको उसने जो स्केल ऑफ CRO है उसको हमने सेट किया है 5 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर में। तो हमारा पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा CRO के लिए, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस जो है, जो डिविजन्स हमें गिवन है उसका मल्टीप्लाई पे जो वोल्ट्स जो होंगे, दैट इज स्केल ऑफ CRO का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जो डिविजन्स, जो वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है एंड जो वोल्ट्स हैं, दैट इज स्केल ऑफ CRO जो है वो हमें उसका प्रोडक्ट जो है वो हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज देता है। ओके, सो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 5 से 40, सो 40 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज बी। सो ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द पर्पज ऑफ यूजिंग ब्लीडर रजिस्टर अक्रॉस द फिल्टर व्हेन डिजाइनिंग ए DC पावर सप्लाई। सो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जब हम एक DC पावर सप्लाई को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसमें एक फ़िल्टर के अक्रॉस एक ब्लीडर रजिस्टर यूज़ में लेते हैं, तो उसका पर्पज़ क्या है। हमसे पूछा गया है कि जो ब्लीडर रजिस्टर है उसको यूज़ में लेने का पर्पज़ क्या है। ओके, सो फर्स्ट इज़ टू मेंटेन ए मैक्सिमम करंट फॉर द ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ इंडक्टर। फर्स्ट आपका क्या बोल रहा है कि इंडक्टर के ऑप्टिमम ऑपरेशन के लिए जो हम करंट, मैक्सिमम करंट को मेंटेन करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ टू इम्प्रूव द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई। तो ये सेकेंड आपको बोल रहा है कि सप्लाई के वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ब्लीडर रजिस्टर का यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन हैंडलिंग द इक्विपमेंट ओनली। सो थर्ड आपको बोल रहा है कि जो पर्सन इक्विपमेंट को हैंडल कर रहा है उसकी सेफ्टी को प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। एंड फोर्थ इज़ both to improve the voltage regulation of the supply and to provide safety to the person handling the equipment। फोर्थ हमें बोल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन को इम्प्रूव एंड सेफ्टी प्रोवाइड दोनों के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं। सो सी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्लीडर रजिस्टर होता क्या है। सो ब्लीडर रजिस्टर जो होता है वो हमारा जो
पावर सप्लाई जो होता है उसमें पैरेलली कनेक्ट होता है आउटपुट के साथ में, हम उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं ब्लीडर रजिस्टर को। ओके, सो ब्लीडर रजिस्टर जो है वो क्या करता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। जब हमारा इक्विपमेंट है वो टर्निंग ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है, तब हाँ ये डिस्चार्ज करता है कैपेसिटर को। ओके, तो सिर्फ होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको इसका डायग्राम बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर हो जाएगा हमारे पास। ओके, सो दिस इज द फिल्टर सर्किट हो जाएगा हमारे पास। ओके, एंड दिस इज द सेकंड कैपेसिटर दैट इज C2। ओके, तो इसके पैरेलली में हम एक ब्लीडर रजिस्टर यूज में लेते हैं, एंड दिस इज द लोड सप्लाई। ओके, सो ये जो ब्लीडर रजिस्टर है वो अगर हम इस सर्किट को ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, इसकी पावर सप्लाई ऑफ करते हैं, तो ब्लीडर रजिस्टर जो है वो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। तो सी क्या होता है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, हमें पता है। ओके, सो जब इसकी पावर सप्लाई को हम ऑफ करेंगे तो इसमें कुछ चार्ज जो है वो स्टोर रहेगा। ओके, सो अगर हम इसको ब्लीडर रजिस्टर जो है उसको डिस्चार्ज नहीं करें इस कैपेसिटर को, तो जो पर्सन इसको यूज़ में ले रहा है उसको शॉक लग सकता है। ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलली एक ब्लीडर रजिस्टर यूज़ करते हैं जो कि इसको डिस्चार्ज करने का काम करेगा। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्सन है उसको उसकी सेफ्टी जो है वो रहेगी। ओके, सो इसकी सेफ्टी मस्ट है। सो ब्लीडर रजिस्टर क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है टू द पर्सन हैंडलिंग द इक्विपमेंट ओनली। सो दैट इज सी स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन 3 जो होगा वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। सो हमें दो लिस्ट दे रखी हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 में हमें कुछ रिपल फैक्टर्स दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 में इनके फॉर्मूलाज हमें गिवन है। तो हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सो फर्स्ट इज रिपल फैक्टर। तो हमें पता है रिपल फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रूट IRMS अपॉन IDC के होल स्क्वायर -1। सो रिपल फैक्टर का हो जाएगा, ये रिपल फैक्टर जो है वो इससे मैच करेगा 2 से। रिपल फैक्टर इन L सेक्शन फिल्टर जो है इसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा √2/3 1/2 ओमेगा C 1/2 ओमेगा L। सो ये जो फॉर्मूले हैं ना वो आपको याद करने हैं, किसी भी हालत में इनका कोई मतलब लॉजिक नहीं है, तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट आपके पास रिपल फैक्टर इन इंडक्टर फिल्टर है। तो इसका फॉर्मूला आपके पास 1/3 √2 RL अपॉन ओमेगा L होता है। एंड परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन का फॉर्मूला आप सबको पता है, दैट इज RT/RL इंटू 100% होगा। तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ओके, सो अगर हम इसको ऑप्शंस में चेक करें तो हमारे पास दैट इज ऑप्शन सेकंड जो है वो मैच कर रहा है 2, 3, 1, 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटीनाज। सो हमें एंटीनाज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है तो हम उनको रीड करेंगे। फर्स्ट इज रोम्बिंग एंटीना इज ए नॉन रेजोनेंट एंटीना, या दिस इज ट्रू। जो रोम्बिंग एंटीना है वो एक नॉन रेजोनेंट एंटीना होता है। सेकेंड इज मार्कोनी एंटीना इज नॉट वाइड बैंड एंटीना, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो मार्कोनी एंटीना है वो वाइड बैंड एंटीना नहीं होता है। थर्ड इज हॉर्न एंटीना इज बेस्ट एक्साइटेड फ्रॉम वेवगाइड, या थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सो हमसे पूछा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, सो थर्ड जो तीनों स्टेटमेंट्स है वो आपकी ट्रू है। तो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो हमारा थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, दैट इज ऑप्शन सेकंड। जो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। सो here assertion says in satellite communication uplink and downlink frequencies are kept different. Okay, so सी अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो उसकी जो अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं। तो ये जो आपका असर्शन है वो ट्रू है। रीजन says the uplink frequency is chosen to be lower value than the downlink frequency. So no, reason is wrong because अगर हम uplink frequency को यहाँ पे अपने को रीज़न बता रखा है कि अपलिंक फ्रीक्वेंसी को लोअर बता रखा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी है वो होती है लोअर एज कम्पेयर टू अपलिंक। तो अपलिंक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ओके, एज कम्पेयर टू डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी। तो हमारा रीजन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो सी, ये ऐसा क्यों होता है कि हम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी को लोअर करते हैं और अपलिंक को हायर करते हैं एज कम्पेयर टू डाउनलिंक। सो क्या होता है, क्योंकि जो पावर होती है ना एट ग्राउंड स्टेटिंग में वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो सैटेलाइट्स में जो पावर होती है उसके कंपेयर में जो पावर जो ग्राउंड पे होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, सो इसलिए हम डाउनलिंक को
लोअर करते हैं एंड एप्लिक फ्रीक्वेंसी को हायर लेवल पे रखते हैं। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सो हमें लिस्ट 1 में कुछ फंक्शंस दे रखे हैं टाइम डोमेन में एंड लिस्ट 2 में हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है। सो इनका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। तो साइन ओमेगा टी का हमें पता है कि ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। सो ए का 1 से मैच करेगा। कोस ओमेगा टी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है तो बी 2 से मैच करेगा। साइन हाइपरबोलिक बी टी का हमारे पास हो जाएगा बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कोस हाइपरबोलिक बी टी का हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये मैच करेगा 1 2 4 3 से। तो 1 2 4 3 अगर हम ऑप्शंस में चेक करें दैट इज ऑप्शन 1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेलोसिटी फैक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सो हमें ट्रांसमिशन लाइन के वेलोसिटी फैक्टर के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर्स। Second is inversely proportional to the dielectric constant of insulation between conductors. Third is inversely proportional to the square root of dielectric constant of insulation between conductors. Fourth is does not depend on the dielectric constant of insulation between conductors. So see, अगर हम वेलोसिटी फैक्टर की बात करें तो हमारा वेलोसिटी फैक्टर का फॉर्मूला ट्रांसमिशन लाइन्स में क्या होता है 1/√k। जो यहाँ पे k है वो हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो इससे हम इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी फैक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसुलेशन। सो सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच बिट एड्रेस असाइन टू पीकॉन रजिस्टर। सो यहाँ पे आपका पीकॉन रजिस्टर जो है इसका यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा पावर कंट्रोल। पीकॉन स्टैंड्स फॉर पावर कंट्रोल। ओके, सो पावर कंट्रोल को हम यहाँ पे असाइन करते हैं 87 बिट पे। ओके, सो 87 जो होगा ऑप्शन जैसे डी ऑप्शन 4 जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी अगर हम पावर कंट्रोल की बात करें रजिस्टर की तो पावर कंट्रोल रजिस्टर जो है वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पावर मोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ में लेते हैं हम। ओके, सो इसको हम 87 जो आपकी 87 लोकेशन है उस पर लोकेट करते हैं ऑफ द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर मेमोरी स्पेस। ओके, इसको पावर कंट्रोल रजिस्टर जो है वो हम 2 बिट्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज आइडल मोड एंड सेकंड इज पावर डाउन मोड। अगर हम आइडल मोड की बात करें तो इसमें आइडल मोड में क्या होगा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्टॉप कर देगा क्लॉक सिग्नल को टू द ALU, बट इसमें ALU से जो क्लॉक सिग्नल आएगा उसको स्टॉप करेगा, बट जो पेरिफेरल्स होंगे टाइमर सीरियल इंटरप्ट्स उनको वो अलाउ करेगा। ओके, अगर हमें आइडल मोड को टर्मिनेट करना है तो ये हार्डवेयर इंटरप्ट और हार्डवेयर रिसेट को यूज़ करेगा। ओके, अगर हम पावर डाउन मोड की बात करें तो ये उसमें क्या होता है कि ऑसिलेटर जो है वो स्टॉप हो जाता है एंड जो पावर है वो 2 वोल्ट से रिड्यूस हो जाती है। अगर हम पावर डाउन मोड को टर्मिनेट करेंगे तो ये क्या करेगा हार्डवेयर रिसेट को यूज़ करेगा। ओके, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पावर कंट्रोल को हम कौन सी लोकेशन पे असाइन करते हैं, तो हम उसको 87 पे असाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर Fv is the Fermi direct probability function is, so these are the 4 options. Okay, so see हमें जो मैंने आपको बताया था कि फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका फर्मी लेवल जो है वो उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सो फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या बताता है आपके पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एनर्जी सर्टेन एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी फर्मी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी बताता है। ओके, सो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e⁻e -EF अपॉन में KT। सो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। सो आपको याद करने हैं ये सब फॉर्मूले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इन एन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन द कॉन्टैक्ट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज। सो इसमें भी आपको कॉन्टैक्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आपको फाइंड पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास पीएन जंक्शन के लिए कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, वी नोड इज इक्वल टू के टी बाई क्यू log Na dot Nd, that is multiply of Na and Nd अपॉन में Ni स्क्वेयर। सो यहाँ पे आपके पास Na जो होगा वो एक्सेप्टर लेवल जो होगा आपके उसकी डेंसिटी होगी, Nd जो डोनर लेवल की डेंसिटी होगी, और जो इंट्रिंसिक के जो आपके कंसंट्रेशन होगा वो Ni होगा। ओके, सो अगर हम इसमें चेक करें तो आपका बी ऑप्शन दैट इज सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर बायस कंपनसेशन इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स। सो अगर हम ट्रांजिस्टर सर्किट्स में बायस कंपनसेशन की बात करें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर सर्किट्स में बायस कंपनसेशन को यूज़ करने के लिए हम कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो जनरली हम थर्मिस्टर एंड रेक्टिफायर डायोड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। तो अगर हम चेक करेंगे तो फर्स्ट इज थर्मिस्टर, second is rectifying diodes only, third is both thermistors and rectifying diodes, and fourth is a combination of resistors। so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी। तो हम थर्मिस्टर्स एंड रेक्टिफाइंग डायोड्स दोनों ही इसमें यूज़ करते हैं कंपनसेशन के लिए। सो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। तो लिस्ट 1 को में हमको कोड्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में इनकी डेफिनेशन हमें गिवन है, जो ऑपरेशन है वो गिवन है। तो हम चेक करेंगे, मैच करेंगे इसको। तो फर्स्ट आपके पास है बोडोट कोड। सो बोडोट कोड क्या करता है कि किसी भी टाइप की एरर को करेक्ट नहीं करता है। हैमिंग कोड की बात करेंगे तो हैमिंग कोड जो होता है वो 2 एरर को डिटेक्ट करता है एंड सिर्फ और सिर्फ एक एरर को करेक्ट करता है। हम एरर डिटेक्शन कोड की बात करें तो ये एरर को करेक्ट करता है विदाउट एनी ट्रांसमिशन, एंड फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग मोड जो होता है वो एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करता है एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम इसमें चेक करेंगे तो बोडोट कोड जो है तो सेकंड से मैच करेगा कि कोई भी एरर डिटेक्ट को प्रोवाइड नहीं करवाता है ये एरर डिटेक्शन। तो ए इज मैचिंग सेकंड। हैमिंग कोड जो है वो परमिट द डिटेक्शन ऑफ 2 एरर्स एंड करेक्शन ऑफ ओनली 1 एरर। तो यहाँ पे थर्ड में आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे डिटेक्ट आएगा। तो जो हैमिंग कोड है वो डिटेक्ट करता है 2 एरर्स को सिर्फ, बट सिर्फ एक ही एरर को ये करेक्ट कर पाता है। ओके, सो बी जो होगा वो थर्ड से मैच कर जाएगा। एरर डिटेक्शन कोड जो होता है वो विदाउट ट्रांसमिशन में के एरर को करेक्ट करता है, एंड फॉरवर्ड एरर करेक्टिंग मोड जो है वो एक एक्स्ट्रा पैरिटी बिट जो है होता है उसको ऐड करता है। तो हमारे पास इसको अगर हम इसको चेक करें तो 2, 3, 1, 4 जो का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें दैट इज ऑप्शन सेकंड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द डिजायर्ड ट्रांसमिशन बिट रेट फॉर ए कोहेरेंट बाइनरी FSK सिस्टम इज 4 किलोबिट्स पर सेकेंड, द बेस्ट पॉसिबल इंटरवल बिटवीन द कैरियर्स इज। सो हमसे पूछा गया है कि हमें एक इंटरवल निकालना है कैरियर्स के बीच का जिसमें हमें बाइनरी FSK गिवन है एंड उसकी बिट रेट हमें k बिट्स पर सेकेंड गिवन है। ओके, सो हमें पता है कि टाइम इंटरवल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बिट रेट है उसका फॉर्मूला होता है TB इज इक्वल टू NTS। ओके, सो TS जो है वो यहाँ पे इंटरवल है। ओके, सो सी मैंने यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया है। सो सी अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो टाइम इंटरवल का फॉर्मूला आपके पास होता है जो आपकी बिट रेट है TB/2। ओके, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ओके, सो इसके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा TB जो है वो 4 हो जाएगी, और N जो है N आएगा यहाँ पे। N जो है नंबर ऑफ मैसेजेस सिग्नल, तो नंबर ऑफ मैसेजेस सिग्नल जो होगा बाइनरी FSK में वो होता है 2। मैंने कुछ गलत कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है N/TB। ओके, सो N जो है नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल दैट इज 2, एंड TB जो होगा वो आपके पास होता है बिट रेट दैट इज 4 किलोबिट पर सेकेंड। तो अगर हम इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 मिली सेकेंड। ओके, सो दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, next question is, nodal method of circuit analysis is based on, first is KVL and Ohm's law,
सेकेंड इज KVL, KCL एंड ओम्स लॉ। थर्ड इज KVL एंड KCL, यहाँ पे KCL होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ओके। एंड फोर्थ इज KCL एंड ओम्स लॉ। सो सी अगर हम नोडल मेथड की बात करें तो उसको हम अगर नोडल मेथड जो होता है वो एक KCL और ओम्स लॉ पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे आपके पास करेक्ट होगा, ओके। सो सी अगर हम नोडल मेथड की बात करें तो नोडल मेथड आपके पास क्या होता है, कुछ इस तरीके से एक सर्किट होता है जहाँ पे एक नोड को हम जो लेते हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस होंगी आपके पास, ओके। सो एक नोड जो जिसको हम ग्राउंड पे होगा उसको हम एक स्पेसिफिक नोड लेंगे, दैट इज़ V1 लेंगे हम इसको, तो एंड देन फिर हम उसकी जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रांच होगी उसको KCL मेथड से सॉल्व करेंगे, दैट इज़ I1 I2 एंड I3, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ओके। सो देन I को हम ओम्स लॉ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ओम्स लॉ में से I की वैल्यू क्या होती है, V/R, सो V1 माइनस V, दैट इज जो वोल्टेज हमें यहाँ पे गिवन है, अपॉन R। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे सभी को, तो हमारे पास हमारी V1 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो जो नोडल मेथड है आपका वो KCL एंड ओम्स लॉ पे डिपेंड है, तो ऑप्शन डी जो होगा आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करें तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑप्शन सेज डी इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। सो दैट्स इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। सो आपके लिए जो वीडियो है वो कितनी यूजफुल है आप ये बताइएगा, ओके। कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।